सो हेलो ग्रेड लर्नर्स, होप कि आप सभी ठीक होंगे। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड उसके साथ ही मैं एक बहुत बड़ा क्लेम करने जा रहा हूँ कि जिस किसी ने भी इस सीरीज़ को पूरा देख लिया है, उसकी क्लास 12th हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में जिस जिस सब्जेक्ट की ये सीरीज़ लॉन्च होगी, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ही विल बी स्कोरिंग, शी विल बी स्कोरिंग फुल आउट ऑफ फुल, क्योंकि इसमें ना केवल हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, बल्कि उसके आंसर्स को भी आपको बताएंगे। जैसे ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है वो सारे सीबीएसई ने पिछले 10 से 15 सालों में कई बार पूछे हैं। एक या दो बार नहीं, 3 या 4 बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे हैं, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। एंड दोज आंसर्स विल बी द सूटेबल आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर होंगे। जैसे 3 मार्कर के लिए तो परफेक्ट, 8 मार्कर के लिए तो परफेक्ट। एंड उसको कैसे लिखते हैं, द टेक्निक दैट आई विल ऑल्सो टेल यू, कि इंट्रो कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट कब बनाना होता है, हेडिंग कैसे बनाते हैं, फिर कंक्लूजन कब डालना होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको इस सीरीज़ के दौरान बताता रहूँगा। So this series will be a full package to all of you. So make sure you hit the subscribe button अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. And if you have already subscribed, then please ignore. Without any further delay, let's get started with the video with the first chapter of class 12 history important question. सबसे पहले बात करेंगे 3 मार्कर की। इस चैप्टर से 3 मार्कर बहुत ज़्यादा बनते हैं, 8 मार्कर कम बनते हैं। 3 मार्कर और पहले जो 4 मार्कर पूछे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बनते थे। पहला जो हमारा 3 मार्कर है, दैट इज डिस्क्राइब द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन्स। 2015 के कंपार्टमेंट में पूछा गया है और 2016 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यही सवाल हूबहू। डिस्क्राइब द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। 3 मार्कर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रो लिखना है, दैट शुड बी ऑफ 1 लाइन। हार्डली इसको 1 से आप 1.5 लाइन पे लेके जाए, बट 1 लाइन बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बहुत सारे बच्चे 3 मार्कर में इंट्रो नहीं लिखते और बहुत टीचर्स भी एडवाइस करते हैं टाइम बचाओ। बट क्या है, अगर आपने प्रैक्टिस डाल ली इंट्रो लिखने की 3 मार्कर में भी, तो वो आपके एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन बना के देगा। सो अगर हमें इंट्रो बनाना है तो सबसे पहले हमें ना क्वेश्चन का कीवर्ड पता करना पड़ेगा। तो एक इस क्वेश्चन में आपसे ना पूछा जा रहा है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी के ऊपर, कि भाई हड़प्पन्स आखिर खाते क्या थे, रहते कैसे, तो उसके बारे में आपको बताना है। इंट्रो हम लोग बनाते हैं 2 बेसिस पे। जो क्वेश्चन का हमारा सब्जेक्ट है, या तो उसके बारे में कोई फैक्ट बता दो, जो आपका सब्जेक्ट है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में एक फैक्ट बता दो कि भाई ये 2 स्ट्रेटजी थी, या ना उसकी तारीफ कर दो। अब यहाँ पे तारीफ करने लायक तो कुछ है नहीं, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी बहुत बेसिक थी, बहुत मिनिमल थी। अगर हमें ग्रेड बात के बारे में पूछते तो तारीफ कर देते, टाउन प्लानिंग के बारे में पूछते तो तारीफ कर देते कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाउन प्लानिंग इन द वर्ल्ड एंड कंसिडर टू बी मोस्ट एडवांस्ड सिटीज अमॉन्ग द ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो या तो फैक्ट बता दो या आप कोई तारीफ कर दो। यहाँ पे मैंने छोटा सा फैक्ट बता दिया है कि वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म करते थे। अब हम अपने आंसर में, जो हमारा मेन पॉइंट होगा, इंट्रो के बाद हमें बनाना होता है मेन बॉडी, जिसको हमें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। पॉइंट्स में भी अगर आपने हेडिंग डाल दी है ना, तो और कैटेगराइजेशन हो जाता है। और एज एन एग्जामिनर अगर आप जितना आंसर को कैटेगराइज करते हो ना, उतना आसान हो जाता है मेरे लिए चेक करना, ठीक है। तो जैसे मुझे लिखना था एग्रीकल्चर के बारे में, 2 पॉइंट उसके बारे में लिखना है और 3 पॉइंट पेस्टोरलिज्म के बारे में। तो मैं अगर इन 5 को एक साथ लिख देता ना तो भी चलता, बट मैंने 2 हेडिंग बना दी, एक एग्रीकल्चर की, उसमें एग्रीकल्चर के 2 पॉइंट आ गए, एक पेस्टोरलिज्म के, इसमें पेस्टोरलिज्म के 3 पॉइंट आ गए। तो मेरे लिए एज एन एग्जामिनर मैंने जब देखा स्टूडेंट ने 2 हेडिंग बनाई है, उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं सेपरेट करके, कि बहुत ईजी हो जाता है टू चेक द कॉपी एंड फिर मैं पूरे नंबर आपको दूंगा। सो एग्रीकल्चर में 2 पॉइंट हमने लिख दिया कि कौन कौन से क्रॉप्स भैया उगाए जाते थे। यहाँ पे आप एक चीज़ और करें ना, जो भी आपके कीवर्ड है उसको अंडरलाइन जरूर कर लें। जैसे यहाँ पे 2 तरीका है ना सबसिस्टेंस का, एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन जब भी करें तो पेंसिल से करें, बिकॉज अगर आप पेन से करोगे, कभी अगर वर्ड के ऊपर हो गया तो ये ओवर राइट हो जाएगा। सो मेक श्योर यू यूज पेंसिल वाइल अंडरलाइनिंग। इसके अलावा हेडिंग्स तभी बनाएंगे जब कोई ना कोई पॉइंटर्स हम किसी कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 3 मार्कर में कंक्लूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्लो चार्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो इंट्रो, मेन बॉडी जो कि पॉइंटर्स में होने चाहिए, और उन पॉइंटर्स को अगर आप हेडिंग में कैटेगराइज कर सकते हो तो और बेहतर होगा। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन एनी 4 एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय हड़प्पन्स फॉर सबसिस्टेंस। कोई 4 एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी बता दो। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इरिगेशन यूज्ड बाय हड़प्पन्स फॉर द एग्रीकल्चर। दोनों ही क्वेश्चन जो है ना एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो एक छोटा सा इंट्रो हम लोग डाल देंगे। एज पर द एक्सकेवेशन ऑफ डिफरेंट साइड गेट टू नो दैट दे यूज्ड फ्लो एंड आर्टिफिशियल इरिगेशन इन द एग्रीकल्चर। और इसी दोनों में हम लोग 3-4 चीज़ें बताएंगे, ठीक है। फ्लो एग्रीकल्चर और आर्टिफिशियल इरिगेशन, इसमें क्या क्या करते थे। तो फ्लो एग्रीकल्चर में देखो, हड़प्पन्स यूज्ड टू डू फ्लो एग्रीकल्चर, एविडेंस मैंने डाल दिया। और इसके अलावा बुल वॉज प्रोबेबली यूज्ड फॉर फ्लो एग्रीकल्चर, इसका भी एविडेंस हमें मिला है। फिर इरिगेशन में हमने देखा कि कैनाल्स यूज़ करते थे, रिजर्वायर यूज़ करते थे, सो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स वी हैव आल्सो गॉट, रिजर्वायर के भी रिमेन्स हमें मिले हैं। मेजर एविडेंस देखो मैंने 2 तरीके से यहाँ लिखा है, एक तो इसी लाइन में इसके एविडेंस दे दिए फ्लो एग्रीकल्चर के, और इरिगेशन में जब मुझे एविडेंस देना था तो मैंने फिर एक सेपरेट बुलेट पॉइंट बनाया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एग्जामिनेशन में आपको कॉपीज़ या पेजेस बचाने की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है,
तो अब जितना ज़्यादा इसे कैटेगराइज कर सको उतना बेहतर है। एक हेडिंग डाला पूरा एग्रीकल्चर, उसके अंदर पॉइंटर्स लिखने शुरू किए, फिर मेजर हेड एविडेंस वाला जो कॉलम आया उसमें फिर मैंने पॉइंट बना दिया, ठीक है, 2-3 एविडेंस अगर है तो इस हिसाब से आपका एक प्रॉपर आंसर बनता है। यहाँ पे भी इंट्रो अगर आप बात करें तो मैंने एक फैक्ट बता दिया एग्रीकल्चरल स्टडी से जुड़ा हुआ कि भाई ये लोग पूरा एग्रीकल्चर करते थे और इसके साथ साथ ये लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन भी यूज़ करते थे, और उसमें फिर मैंने अलग अलग 3-4 तरीके बता दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी सवाल 2015 और 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में पहले चैप्टर के बारे में बात की थी, बाय द वे अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ और भी जितनी रेलेवेंट प्लेलिस्ट है एंड इवन इस क्लास की जो PDF है वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ये बहुत अहम है, और आप देख लो 2012 में भी इस ड्रेनेज सिस्टम से सवाल आया, 2014 में भी आया एंड 2016 में भी आया। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटीज़। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप जो उनकी प्रणाली थी नालों की उसके बारे में आप बताइए। दूसरा सवाल, दैट इज काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, एक स्टेटमेंट डाल दिया गया है, द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिकेट्स टाउन प्लानिंग, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है। जब भी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ना तो आप हमेशा जिस तरीके से ग्रामर में हम लोग सब्जेक्ट पता करते थे ना कि क्या है, व्हाट इज द व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस लाइन, तो इसका सब्जेक्ट है ड्रेनेज सिस्टम, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम जो वहाँ का नाला तंत्र था, कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग इंडिकेट करता है, इसको सपोर्ट करो, तो इसके बारे में ही बताना। तीसरा भी वही है, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड ही है, एक छोटा सा इंट्रो डाल देंगे ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप लोग या तो फैक्ट डाल सकते हैं या उसकी तारीफ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव, ये क्वालिटी के बारे में आपसे बात कर रहा है। हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम वाज मोस्ट एक्सक्विजिट पार्ट ऑफ टाउन प्लानिंग। ये जो वर्ड है एक्सक्विजिट, और इस टाइम के बहुत ही ऐसे एडोरेबल वर्ड जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, अगर आप इनका यूज़ कर सको तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होता है कि भाई इसकी तो फैक्चुअल नॉलेज तो इसको है ही, इसके अलावा इसकी ना लैंग्वेज पे भी कमांड है, तो एज एन एग्जामिनर मुझे ये अच्छा लगेगा। आप कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड मत ले आना जो उसने कभी देखा नहीं हो, अच्छा वर्ड जो कि अमूमन लोग यूज़ नहीं करते, ऐसा वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मोस्ट एंशियंट ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड, अगेन एक तारीफ है, एग्जैजरेटेड फैक्ट है। अब इसकी फीचर्स हम लोग देख लेते हैं, तो अगेन फीचर्स में सीधे सीधे 4 पॉइंट लिख सकता था, बट मैंने एक हेडिंग डाल दी है इंपॉर्टेंट फीचर्स की, उसको पता चल गया कि अब इसके नीचे सारे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर। इसमें मैंने 4-5 फीचर्स बताए, आप इनमें से कोई भी 4 फीचर चुन लेना। जब भी 3 मार्कर आप अटेम्प्ट करो ना तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा 4 पॉइंट लिखो, 3 से ज़्यादा ही लिखो, 4 या 5 लिखो, आइडियली 4 लिखो, ठीक है, क्योंकि अगर 3 लिखोगे उसमें से उसे कोई पॉइंट पसंद नहीं आया तो 1 नंबर आपके वो काट लेगा। तो इस तरीके से आप एक 3 मार्कर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इंट्रो, मेन बॉडी, अगर मेन बॉडी के जो पॉइंट्स है वो हेडिंग में कैटेगराइज हो सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अगेन एक तो ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, दोनों बहुत अहम है। ये अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब भी वही है कि भाई हमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक थोड़ा सा इंट्रो डाल देंगे कि हड़प्पा का जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था दैट वाज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एटिकेट। ये शब्द मैंने खुद से डाला, एटिकेट इसलिए कहा है क्योंकि इसमें ना आपको तहजीब दिखती है, कंसर्न फॉर प्राइवेसी, और जिस हिसाब से वो अपने घरों को बनाते थे वो एटिकेट उनके सिविलाइजेशन को दर्शाता है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर, अगर अगेन मैंने इसको हेडिंग में कैटेगराइज कर दिया है। एक घर के बहुत सारे कंपोनेंट होते थे, कर्टयार्ड, किचन, बाथरूम, स्टेयरकेसेस, व्हील। मैं चाहता तो इसको ऐसे लिख सकता था इसके आगे, बट फिर चूंकि हमें पेजेस तो बचाने नहीं है एग्जामिनेशन में, तो इसको भी फिर आगे अलग सा सेपरेट पॉइंट, अगर आपने नंबर यूज़ किया है तो आप बुलेट पॉइंट यूज़ कर ले, आप एरो यूज़ कर सकते हैं, आप स्टार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ABCD यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने रोमन नंबर यूज़ कर लिया और यहाँ पे भी रोमन नंबर लगा दिया, यहाँ पे आपने जो है प्रॉपर जो हमारा मैथमेटिकल नंबर है वो यूज़ कर लिया और फिर उसको यहाँ पे 1 3 2 4 करके लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपोनेंट के बारे में पहले पॉइंट में बात कर लिया, फिर कर्टयार्ड में क्या होता था वो बता दिया, कैसे किचन और बाथरूम वगैरह डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे वो बता दिया, और फिर एक बात कर ली प्राइवेसी के कंसर्न की। अगर ये 8 मार्कर होता ना तो इसमें 2-4 पॉइंट्स और हम जोड़ सकते थे, ठीक है, फिर हम लोग कंसर्न फॉर प्राइवेसी का ना एक छोटा सा हेडिंग बनाते, उसमें 2-3 पॉइंट और डालते कि भाई कर्टयार्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, फिर जो दीवार बनाए जाते थे रोड के किनारे एडजेसेंट टू द रोड, उसमें खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थी ताकि कोई अंदर झाँक ना ले, फिर जो कुएँ बनाए जाते थे वो हमेशा गेट के पास बनाए जाते थे ताकि जो पानी पीने वाले हैं उनको घर के अंदर ना आना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेसी के कंसर्न के अंदर आती, बट ये चूंकि 3 मार्कर है तो इतना आंसर सफिशिएंट है। अगला सवाल, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ मोहनजोदड़ो वाज इट्स प्लान्ड अर्बन सेंटर, सपोर्ट द स्टेटमेंट। पूछा किसके बारे में जा रहा है, मोहनजोदड़ो के प्लान्ड अर्बन सेंटर के बारे में, ये बहुत अच्छा था, इसको सपोर्ट करो, इसके बारे में फैक्ट बताओ। हाउ डिड द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो इंडिकेट प्लानिंग, कैसे हमें मोहनजोदड़ो के आर्किटेक्चरल यानी कि स्थापत्य कला को देख के उसके टाउन प्लानिंग का पता चलता है
इसको आप सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, एविडेंसेस के साथ बताओ। मतलब इसमें पूछा क्या जा रहा है, द टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो, द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिटीज़। सबसे पहले टाउन प्लानिंग के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो डाल देंगे। इंट्रो आप अपने कीवर्ड के ऊपर, जो आपका कीवर्ड है दैट इज़ द सब्जेक्ट, यहाँ पे जैसे कीवर्ड आपका टाउन प्लानिंग है, इसके ऊपर एक कोई छोटा सा फैक्ट भी बता सकते हो। अगर आपको टाउन प्लानिंग के ऊपर नहीं बता रहा, मोहनजोदड़ो के ऊपर ही बता दो। मोहनजोदड़ो इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इट वाज स्प्रेड अप टू 250 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इतना भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट द मेन फैक्ट इज कि आप इंट्रो लगाओ, ठीक है। कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी फैक्ट बता दो, बट इंट्रो बताओ। उसके बाद अगर टाउन प्लानिंग के फीचर्स की बात करें तो इसमें मैंने टाउन प्लानिंग के सेपरेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि 2 पार्ट में बटा हुआ था, फिर लोअर टाउन में क्या होता था, सिटाडल में क्या होता था। अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती है, बट चूंकि ये 3 मार्कर है तो हमें 5 से 6 पॉइंट ही लिखना है। आइडियली 5 पॉइंट, लास्ट वाला जो है लार्ज स्केल बिल्डिंग्स वाला पॉइंट, इसको आप छोड़ भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6th क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू हैव, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स बाय द हड़प्पन्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। और सवाल 2014 में जो आया है वो भी यही है, हाउ डिड द हड़प्पन्स प्रोक्योर मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। सब्जेक्ट क्या है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए प्रोक्योर कैसे करते थे मटेरियल, मतलब कहाँ से वो मटेरियल आते थे, रॉ मटेरियल। तो यहाँ तो हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बता सकते हैं अपने इंट्रो में, या हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इंट्रो यूज़ किया उसमें क्या है देखिए, हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन रिक्वायर्ड वेरियस रॉ मटेरियल्स। हड़प्पा का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती थी, और कुछ नाम ले लिए। और फिर बता दिया कि इसको या तो लोकली वो प्रोक्योर करते थे या फॉरेन ट्रेड के थ्रू करते थे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 हेडिंग है, लोकल ट्रेड के थ्रू कौन कौन से मटेरियल आए जाते थे, और फॉरेन ट्रेड के थ्रू कौन कौन से मटेरियल आए जाते थे वो। तो लोकल ट्रेड से कार्नेलियन आता था, और कहाँ कहाँ से आता था इसको आप अंडरलाइन ज़रूर कर लें। कार्नेलियन, एक तो हमने जो मटेरियल है उसको अंडरलाइन कर दिया, और जिस जगह से आता था उसको अंडरलाइन कर दिया। पूरे के पूरे लाइन को अंडरलाइन मत करें, फिर तो अंडरलाइनिंग का कॉन्सेप्ट ही इरेलेवेंट हो जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। ऐसे ही अदर कंट्री, जैसे कॉपर्स आता था ओमान से, तो कॉपर को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं ओमान से। तो आप अगर अंडरलाइन नहीं करना चाहते तो अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर दैट यू कैन यूज़ पेंसिल, या तो आप ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, विच एवर यू थिंक सूटेबल। बट सबसे आसान तरीका है, क्योंकि बार बार आपको पेन बदलना पड़ता है ना, तो आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, पेंसिल उठाओ सीधे अंडरलाइन कर दो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अगेन ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ना। There are indications of complex decisions being taken and implemented in the हड़प्पन सोसाइटी। हमें हड़प्पन सोसाइटी को देख के पता चला है कि बहुत कठिन डिसीजन यहाँ पे लिए जाते थे। In the light of this statement, explain whether there may have been rulers to rule over the हड़प्पन सोसाइटी। क्या कोई शासक था या नहीं था, यही सवाल 2014 में भी आया है। Describe the different arguments given by archaeologists over the central authority of हड़प्पा। यही सवाल 2015 में भी आया है कि क्या ओपिनियन है आर्कियोलॉजिस्ट का ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा। तो हमें सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा के बारे में बताना है कि भाई कौन रूल करता था हड़प्पा को। छोटा सा इंट्रो डाल देंगे, वही जो फैक्ट है, फैक्ट यही है कि हड़प्पन अथॉरिटी के बारे में हमारे पास कोई कंफर्म एविडेंस नहीं है, और इस कारण से मल्टीपल ओपिनियंस इमर्ज होते हैं, और 3 प्रकार के ओपिनियन है, तो 3 हेडिंग बनेंगे, एंड उसके अंदर हम लोग पॉइंटर्स लिखेंगे, ओपिनियन 1, ओपिनियन 2, ओपिनियन 3, ठीक है। इसको अगर आप साथ में ही एक साथ पॉइंट में कर दोगे ना तो नंबर तो मिल जाएंगे, बट उतना ईजी नहीं रहेगा एग्जामिनर के लिए। एंड एज एन एग्जामिनी अगर हमें पूरा नंबर लाना है तो हमें अपने एग्जामिनर के काम को आसान करना है, दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओपिनियन 1, देयर वाज नो रूलर, एंड ओपिनियन 2 में कहते हैं कि बहुत सारे रूलर थे। ओपिनियन 3 में कहते हैं कि देयर वाज अ सिंगल रूलर, और ये इसलिए क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के थ्रू आउट द सेटलमेंट्स हमें बहुत सारी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो ये 3 ओपिनियन आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें हमने जो चीज़ें अंडरलाइन की जा रही थी उसको अंडरलाइन कर दिया है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है आप उसी को अंडरलाइन करो, आपको जो लगता है कि आपके लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो कि एग्जामिनर देखे ही देखे, उसको आप अंडरलाइन करो, दैट्स ऑल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th वन, एनालाइज द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन्स। दूसरा सवाल भी यही है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आर्कियोलॉजिस्ट को फेस करना पड़ा रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तीसरा भी सवाल यही है, द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन द अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन्स। मेन सवाल ये है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में, मतलब उसके बारे में पता करने में बहुत मशक्कतें झेली पड़ी है। इसको आप एक्सप्लेन करें क्यों ऐसा हुआ है और कैसे हुआ है। तो इंट्रो वही, आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा इज मोर स्पेकुलेटिव दैन द इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़। यही फैक्ट मैंने बता दिया कि भाई इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो मोर स्पेकुलेटिव है, हम लोग एजम्पशन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फैक्ट इसके पास इसके रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है। स्पेकुलेटिव मतलब जो चीज़ आप अंदाज पे करते हो, जैसे शेयर मार्केट हो गया, सट्टा वगैरह हो गया, सब कुछ स्पेकुलेशन से निर्भर होता है, स्पेकुलेशन पर निर्भर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दे देंगे कि भाई किस तरीके से हमने ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस हड़प्पा के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट किया, और उसके कारण क्या है कि हमें एजम्पशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आंसर पूरा तभी होगा जब उसके एग्जाम्पल भी दोगे,
कि भाई हमने इस तरीके से जो है हड़प्पा के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट किया, इस ऐसे क्यों किया है वो भी आप बताओगे। तो सम एग्जाम्पल्स, सबसे पहले एक हमें मेल स्टैचू मिला था, उसका नाम हमने प्रीस्ट किंग डाल दिया क्योंकि हमें लगा चूंकि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन है तो ये बुजुर्ग व्यक्ति शायद किसी टेम्पल का पुजारी होगा और वो राजा भी बन गया होगा। ऐसे ही एक टेराकोटा फिगरेन मिला है सजा हुआ एक लड़की का, तो हमने देखा कि हमारे आज के ट्रेडिशंस में जो देवियां हैं उनको सजाया जाता तो ये शायद देवी होंगी। ऐसे एक योगिक फिगर वाला सीन मिला है तो उसे हमने प्रोटोशिवा सीन डाल दिया। ऐसे एक कोनिक हमें शेल्स मिले हैं तो हमने उनको लिंग नाम दे दिया। ग्रेट बाथ जो है जो कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का है उसे टाइडल में लोकेटेड था तो हमने सोचा कि वो किसी न किसी टाइप के रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस से जुड़ा होगा, यहाँ पे कोई ओकेजन या सेरेमनी होता होगा। अब इस तरीके से जो है हम लोग एजम्पशंस करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है ये आप देखिए, जो पीछे का आंसर अभी तक हमने डिस्कस किया वो एंड रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम कि हमें ऐसा एजम्पशन क्यों लेना पड़ता है। सबसे पहला कि जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में खास करके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझना शुरू करते हैं तो हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं पुराने और प्रेजेंट ट्रेडिशन में। ये जो कलेक्शन मिला है अगर आज मिलता तो हम लोग क्या कहते हैं, ये शिवलिंग के साइज का है, शिवलिंग के आकार का है तो ये शायद शिवलिंग है। मदर गॉडेस की मूर्ति जो उस जमाने की अगर आज ऐसी कोई मूर्ति मिलेगी तो लोग क्या कहेंगे, ऑब्वियसली किसी न किसी देवी की मूर्ति है, इतना सराय तो किसी देवी को ही जाता है, ठीक है। और दूसरा कारण एक ये भी है कि चूंकि हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है हड़प्पा सभ्यता का, हमने अभी तक उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं की है, इसलिए टेक्सचुअल एविडेंस नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ें केवल अनुमान और आर्टिफैक्ट्स को ही एनालाइज करके पता कर सकते हैं, किताबें नहीं पढ़ सकते उनकी। सो दैट दीज आर द रीजंस। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉपर आंसर है वो पूरा होता है। अगर आप इसमें रीजन छोड़ दोगे ना तो एग्जामिनर केवल एविडेंस के बेसिस पे आपको नंबर देगा, रीजन आपने दे दिया प्रॉपर आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, prove with the examples that Harappans had established their contacts with Western Asia and to what extent Harappan people established trade relation with the world। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड सवाल है, 19 में भी आया है और 2014 में भी आया। तो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड एक छोटा सा इंट्रो कि भाई हड़प्पन्स हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द फॉरेन लैंड्स ऑफ वेस्ट एशिया, चाहे वो मेसोपोटामिया हो एंड मिडिल ईस्ट लाइक मेसोपोटामिया, ओमान एंड बहरीन। अब 3 कंट्रीज हैं तो 3 हेडिंग्स बनेंगे। सबसे पहले ओमान के बारे में बात करेंगे, ट्रेड विद ओमान, हड़प्पा वाले जो है कॉपर लाते थे, एविडेंस क्या मिला वो बता देंगे। मेसोपोटामिया से क्या आता था, एविडेंस क्या मिला वो बता देंगे। ये भी बताया जा सकता है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ओमान को मगन कहते थे, बहरीन को दुलमुन कहते थे, मिलुआ कहते थे हड़प्पा को, बट चूंकि हमें 3 मार्कर का ही जवाब देना है तो इतने पॉइंटर्स डालने सही नहीं है। बहरीन के बारे में बता दिया, अगेन हेडिंग डाला, 2 पॉइंट लिखे, एविडेंस का फिर एक सेपरेट बुलेट पॉइंट बनाया एंड देन वो डाल दिया। इसको अगर आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हड़प्पन मोटिव्स इन द सील्स एंड बहरीन वेट्स फॉलोड हड़प्पन स्टैंडर्ड, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाइंड हड़प्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक। दूसरा सवाल ये 2016 में आया है, 2020 में ही सवाल आया, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड एज एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, इसको आप जस्टिफाई करें विद द सूटेबल आर्ग्यूमेंट। हड़प्पन स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये सवाल है कि भाई क्यों ये एक एनिग्मेटिक, एक आश्चर्यजनक स्क्रिप्ट है, तो इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रो डाल देंगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड टिल डेट। क्या मैंने बताया, फैक्ट बताया। एंड इट इज़ कॉल्ड एनिग्मेटिक ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या है, पहला रीजन भाई इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इसमें साइंस है और बहुत बड़े संख्या में साइंस है। इसमें जो हमारी आज की लिपि है जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है उसे नहीं राइट टू लेफ्ट लिखते थे ये लोग, एंड इसमें जो स्क्रिप्ट है उसको बहुत अलग अलग जगह पे इसका यूज़ किया गया है। सो बेस्ड ऑन दीज यूनिक फीचर्स वी कंसिडर्ड हड़प्पन स्क्रिप्ट एज एनिग्मेटिक, और इसका कहीं में रेफरेंस भी नहीं मिलता ताकि हम इसे ट्रांसलेट करके इसको समझ सके। तो दीज आर द रीज़न। 4 से 5 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो 3 मार्कर में तो आपके किसी भी पॉइंटर के, मान लो अगर लगता है एग्जामिनर को कि ये पॉइंटर सही नहीं है तो उस केस में आपके पास 1-2 पॉइंटर एक्स्ट्रा है जिनसे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट 3 मार्कर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये जो हमारा लास्ट 3 मार्कर है इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है, मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1900 BC इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड किस तरीके से चेंज है। दूसरा सवाल, व्हाट एविडेंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या कारण है और क्या एविडेंस हमें मिलता है इसके कोलैप्स का। और यही चीज़ वो भी पूछ रहे हैं कि 1900 BC के बाद क्या चेंजेस आए, ठीक है, किसने ये चेंजेस लाए, मतलब क्या कारण था ये चेंजेस के पीछे। तो ऑब्वियसली रिगार्डिंग द कोलैप्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो हड़प्पन civilization began to decline by 1900 BC and archaeologists have got many interesting signs of end of this civilization। छोटा सा इंट्रो इफेक्ट बता दिया। अब मैं साइंस बताऊंगा सबसे पहले कि भाई क्या क्या साइंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो है सेटलमेंट्स वगैरह वो डिसअपियर होने शुरू हुए, सेटलमेंट शिफ्ट होने शुरू हुए, फिर बहुत सारी जो स्टैंडर्ड चीज़ें थी वो गायब हो गई। और रीजंस इसके क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन कई लोग बताते हैं, कई लोग अर्थक्वेक बताते हैं, कई लोग क्लाइमेट चेंज बताते हैं, दैट्स ऑल। तो ये आपके 5-6 रीजंस हो गए और 3-4 आपने साइंस बता दिए। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रॉपर एक 3 मार्कर आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे 8 मार्कर्स की तरफ चलते हैं। जो पहला 8 मार्कर है वो एक 3 मार्कर ही है जिसको हमने पीछे जिसका जवाब दिया है, बट इसी को हम लोग 8 मार्कर में कैसे जवाब देंगे वो आपको देखना है, एंड दैट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। एक ही सवाल
अगर 3 मार्कर में पूछा गया है तो आपको कैसे बताना है, और वही सवाल अगर 8 मार्कर में पूछा गया तो आपको कैसे बताना है। सवाल देखें, द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से मटेरियल्स लाते थे। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से लाते थे वो आपको बताना है, और यही सवाल हमने 3 मार्कर में बताया हुआ है। छोटा सा इंट्रो। अब 8 मार्कर का क्या फॉर्मेट होता है, आप इंट्रो डालते हैं, आपके पास मेन बॉडी होती है जो पॉइंट्स वगैरह हमारे होते हैं, फिर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना होता है। फ्लो चार्ट आप मेन बॉडी के बाद भी बना सकते हो, मेन बॉडी के पहले भी बना सकते हो, ठीक है। तो आइडियली लोग मेन बॉडी के पहले बनाते हैं। तो मेन बॉडी के पहले अगर आप बनाते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ओके मेन बॉडी में ये क्या बताने वाला है, और मेन बॉडी के बाद अगर आप बताते हो तो एग्जामिनर को रिवाइज करने में आसानी होती है कि इसने क्या ऊपर लिखा है, ठीक है। और फिर आपको कंक्लूजन बताना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देंगे। क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और दे यूज्ड टू प्रोड्यूस ज्वेलरीज, पॉटरीज, फिगराइज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इन मटेरियल्स से इनके क्राफ्ट बनते थे, क्योंकि उनके बारे में ही पूछा गया है ना कि कैसे प्रोक्योर करते थे। तो 8 मार्क के में थोड़ा सा ना एडजेसेंट चीज़ है, जो पेरिफेरल चीज़ है, उसको भी डिस्क्राइब करना होता है। तो रॉ मटेरियल्स के बारे में पूछा तो कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होते थे वो बता दो। स्टोन में क्या क्या यूज़ होता था वो बता दिया, मेटल में क्या क्या यूज़ होता था वो बता दिया, अदर मटेरियल में क्या क्या यूज़ होता था वो बता दिया। अब किस तरीके से प्रोक्योर करते थे, तो 3 मार्कर में हमने सीधे कह दिया था कि या तो लोकली आता था या वो फॉरेन ट्रेड के थ्रू आता था। बट यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो बना लेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे। और यहाँ पे आप देखो मैंने बता दिया स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, एंड पहला है लोकल ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड। 3 मार्कर होता तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल लिख देते और फॉरेन ट्रेड और लोकल ट्रेड सीधे एक्सप्लेन कर देते। अब लोकल ट्रेड के थ्रू क्या आता है, अगेन वही पॉइंटर्स, और फॉरेन ट्रेड के थ्रू आता है अगेन वही पॉइंटर्स। कंक्लूजन में हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल एज वेल एज फॉरेन साइट्स, दैट्स ऑल। कंक्लूजन छोटा सा, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जिससे आपका पूरा का पूरा जो आंसर है वो समराइज हो सके। तो इस लाइन से पूरा आंसर हमारा समराइज हो जाता है। हड़प्पन्स अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स यूज करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट इट फ्रॉम लोकल एज वेल एज फॉरेन साइट्स। फिर जो हमारा दूसरा 8 मार्कर है, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यूनिक खास फीचर है, वो उसके टाउन्स है, किस तरीके से उनकी प्लानिंग होती थी। और दूसरा जो कि सीजे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। इसका देखो अगेन 8 मार्कर है। इंट्रो, अगर फ्लो चार्ट यूज करेंगे मेन बॉडी के पहले तो फ्लो चार्ट, देन हमारा मेन बॉडी, एंड देन हमारा कंक्लूजन। इंट्रो में क्या है छोटा सा, क्योंकि अब 8 मार्कर है तो इसका इंट्रो भी आप 2 लाइन का लिखे, 1 लाइन से तो ज़्यादा ही लिखे। द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर एपिटॉम ऑफ अर्बन प्लानिंग, मतलब एक बहुत बेहतरीन नमूना है एक्सेलेंस का अर्बन प्लानिंग का, एंड आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट सिटीज। इसको भी अगर आप अंडरलाइन करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इसको भी अंडरलाइन कर दो, हैज़ प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस। इन दोनों को जब हमने एक्सकेवेट किया तो हमें टाउन प्लानिंग के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टाउन प्लानिंग के फीचर्स का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 फीचर्स के ऊपर बात की है, तो इनके हेडिंग्स, मतलब यही जो हमारे हेडिंग्स हैं इनके अंदर पॉइंटर्स लिखूंगा मैं, और इन्हीं हेडिंग्स को मैंने एक फ्लो चार्ट में समराइज कर दिया है। पहला हेडिंग होगा टाउन डिवीजन का, फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर लार्ज स्केल बिल्डिंग्स जो बनाई जाती थी उसके बारे में बात करेंगे, फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रिक्स के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग से शुरुआत करते हैं, उसमें हमने टाउन डिवीजन के बारे में बात की है, फिर ड्रेनेज सिस्टम उसमें 3-4 पॉइंट डाल दिया, फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ये मैंने यहाँ पे गलत किया है। देखिए अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 यूज़ किया है तो इस हेडिंग के अंदर भी आप रोमन लेटर से यूज़ करें। अगर आपने बुलेट पॉइंट यूज़ किया होता तो आप बुलेट पॉइंट यूज़ करते सही होता, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा जो हेडिंग है उसके अंदर फिर अगेन हमने रोमन लेटर्स यूज़ किए हैं, और 5वें में भी रोमन लेटर्स यूज़ किए। तो ये हेडिंग्स है, पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि ब्रिक्स का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता था, ठीक है, और लार्ज स्केल बिल्डिंग्स में ये क्या बनाते थे। तो वेयर हाउस था, ग्रेट बाथ था, रिजर्वायर था, ये सारी चीज़ें ये लोग 5000 साल पहले बना रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स हड़प्पन टाउन प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टाउन प्लानिंग अमंग द ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन। दैट इज द कंक्लूजन, दैट इज द मेन बॉडी, एंड इससे पहले हमने फ्लो चार्ट देख लिया, एंड दैट इज द इंट्रो, ठीक है। तो अब हमारा 8 मार्कर प्रॉपर कंप्लीट हो गया, हमने सफिशिएंट पॉइंट्स भी डाल दिए, हमने एक फ्लो चार्ट ही बना दिया। बहुत सारे बच्चे 8 मार्कर में फ्लो चार्ट नहीं बनाते क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है, क्या लिखेंगे फ्लो चार्ट में। भाई आप जिन पॉइंट्स के बारे में लिखोगे उसको आप एक हेडिंग के अंदर समराइज करो, और उस हेडिंग समराइज या क्लासीफाई करो, और उस हेडिंग का आप एक फ्लो चार्ट बना दो, दैट्स ऑल। Now the last question of this 8 marker, describe the contribution of various archaeologists from 1875 to 1915 discovering the Harappan civilization। ये सवाल हालांकि एक ही बार पूछा गया है बट ये बहुत रिसेंट पूछा गया है, इसीलिए इसको मैंने डाला है 8 मार्कर में। इसमें जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट 1875 से 1950 तक जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगेन एक छोटा सा इंट्रो, आर्कियोलॉजी हैज़ प्लेड इमेंस रोल इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हमारी जो अभी तक की नॉलेज है वो आर्कियोलॉजिस्ट के डीप रिसर्चेस के ऊपर ही बेस्ड है।
अब इससे बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, आप कनिंघम से लेके मॉर्टिमर व्हीलर, क्योंकि 1950 तक वो साहब रहे थे, तो वहाँ तक की चीज़ें आप बता सकते हो। तो उन सारे नामों को मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया। मेजर आर्कियोलॉजिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ IBC। अब उनके बारे में बताना है तो वही हेडिंग बनाते हैं, उनके नाम ही हेडिंग बनाते हैं ना। एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बात करेंगे, सैरी के बारे में बात करेंगे, व्हीलर के बारे में बात करेंगे। तो इन 5 आर्कियोलॉजिस्ट को मैंने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट में समराइज कर दिया है। अब एक एक करके एलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम सहनी, RD बैनर्जी, इनसे रिलेटेड आप सारे पॉइंट्स लिख दें। और जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जैसे एलेक्जेंडर कनिंघम का, आप ये ना लिखे कि ये फॉरगॉट कर गए, इन्होंने हड़प्पा सीज को आइडेंटिफाई नहीं किया। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि ये ASI की स्थापना करते हैं, एंड ASI की वजह से ही दयाराम सहनी निकलते हैं। जॉन मार्शल ASI के DG थे, उन्होंने ही तो डिस्कवरी को अनाउंस किया था। तो ASI का बहुत अहम रोल है इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ किया IFP, वो आप यूज़ ना करें, पूरा का पूरा वर्ड लिखें, क्योंकि एग्जामिनर आपके शॉर्ट नोट्स चेक करने नहीं है, आपके प्रॉपर आंसर्स चेक करने आए हो। तो RD बैनर्जी के बारे में आपने बता दिया, फिर जॉन मार्शल से रिलेटेड चीज़ भी बता दें, मॉर्टिमर व्हीलर की भी चीज़ बता दें, लास्ट में कंक्लूड कर दे कि ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ दीज आर्कियोलॉजिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यही चीज़ जो हमने इंट्रो में कही थी ना, उसके शब्दों को बदल दिया। मतलब वही है कि इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट के एफर्ट्स के कारण हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना कुछ पता चल पाया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। हमने 3 मार्कर देख लिए, कोई 10-11, हमने 8 मार्कर देख लिया। हमने क्वेश्चंस के अलावा उनके आंसर्स और उनके आंसर राइटिंग टेक्निक को भी देखा। होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, वो हमारे अप्रिशिएशन के लिए बहुत काम करता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियोस बराबर देखनी है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन and press the bell icon. Thank you for watching. Have a great day and see you in the next video of the series. प्लेलिस्ट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से अगली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।